हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी, बायोम और बायोस्फीयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके उत्तराखंड वन दरोगा का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रश्न यहाँ से हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो जो इकोलॉजी है ये किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है इसके अंतर्गत हम, तो ये होता है दोस्तों जीव समुदाय और वातावरण, यानी कि जो हम कह सकते हैं एनिमल जो होते हैं या जो लिविंग थिंग्स होते हैं और जो इन्वायरमेंट होता है उसके बीच जो रिलेशन दर्शाता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी जो है ये जीव समुदाय और वातावरण के बीच जो है संबंधों को, आपसी संबंधों को दर्शाता है। अगला इसमें दोस्तों, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। ठीक है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है इसके 3 जो प्रमुख घटक हैं या फैक्टर हम कह सकते हैं या कंपोनेंट कह सकते हैं, वो कौन से हैं। तो इसमें है दोस्तों जैविक संगठक, अजैविक संगठक या भौतिक संगठक, और तीसरा है इसमें ऊर्जा संगठक। ठीक है, तो ये 3 जो है इसके मेन कंपोनेंट है पर्यावरण के। कौन कौन से हैं? जैविक संगठक, जिसको कि हम कह सकते हैं बायोटिक फैक्टर, अजैविक संगठन यानी एबायोटिक फैक्टर, और तीसरे हैं इसमें ऊर्जा संगठक, यानी कि जो एनर्जी के जो कंपोनेंट होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला इसमें दोस्तों, सर्वप्रथम जो गहन पारिस्थितिकी यानी कि जो डीप इकोलॉजी है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो जो गहन पारिस्थितिकी यानी कि जो डीप इकोलॉजी टर्म है, ये इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था अर्नीनेस ने। ठीक है, तो अर्नीनेस या अर्नीनेस ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था और ये भी कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अर्नीनेस ने सबसे पहले जो है इकोलॉजी टर्म का यूज़ किया था। उसके बाद नेक्स्ट है घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, तो जो घास स्थल है यानी कि जो ग्रासलैंड है और जो फॉरेस्ट और जो डेजर्ट है, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये स्थलीय यानी कि जो लैंड जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, तो घास, वन और मरुस्थल किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट इसमें एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में भी उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, तो इसको पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। ठीक है, तो एक पद यानी कि कोई ऐसा पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि पूरे जीव समुदाय का, यानी कि पूरे टोटल जो जीव का जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उसकी कार्यात्मक भूमिका वर्णन करती है, यानी कि उसकी कार्यात्मक भूमिका क्या उसका रोल है उस इकोसिस्टम के अंतर्गत, उसके बारे में जो वर्णन करती है उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है, अगला इसमें 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 10% लॉ है या 10% का जो रूल है ये किसने दिया था, तो 10% का नियम जो है ये रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि 10% लॉ किसने दिया था, तो ये दिया था रेमंड लिंडमैन ने। अब इसका मतलब क्या है, जो रेमंड जो है 10% लॉ है, इसका अर्थ है जो कि हमारा इकोसिस्टम होता है या इकोलॉजी जो होता है, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा पिरामिड में जो हमारे फूड चेन का एक शो किया जाता है, तो इसमें जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ये दर्शाता है 10% लॉ। ये कहता है कि जो भी हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते हैं तो वैसे वैसे वो 10% का उसमें डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, जैसे कि जो भी एनर्जी है, सबसे पहले प्लांट्स उसको जो सनलाइट की एनर्जी है उसको प्लांट्स लेते हैं, तो प्लांट्स ने माना 100% एनर्जी को कंज्यूम किया। उसके जो ऊपर आते हैं यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, वो उस 100 का 10% यूज़ करेंगे। देन उसके ऊपर जो उससे ऊपर वाले जो कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, वो उसका उस 10 का भी 10% यूज़ करेंगे। तो जो एनर्जी का फ्लो होता है वो ऊपर को जाते टाइम जो यानी कि जो पिरामिड में हम जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो वो क्या होता है, 10% एनर्जी का लॉस वहाँ पर देखने को मिलता है। इसी को हम 10% रूल कहते हैं। नेक्स्ट इसमें 10% का नियम किससे संबंधित है, वही बात है ऊर्जा के खाद्य स्वरूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको अभी इसमें एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट इसमें धारणीय तथा स्थायी विकास यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो ये बताया था ब्रेटलैंड कमीशन ने 1987 में। ठीक है, तो ब्रेटलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी। इसका अर्थ होता है जो स्थायी विकास होता है, यानी कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका हम इस तरीके से यूज़ करें जो कि हमारे अभी के साथ साथ जो आने वाले फ्यूचर है वहाँ तक भी वो उनके लिए भी वो ये चीज़ें हैं वहाँ पर वो भी उसका यूज़ कर सके। यानी कि कुल मिला के जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका एक मिनिमम लेवल में यूज़ करना, ताकि वो आने वाली नई जनरेशन को भी उसका फ़ायदा मिल सके। इसी को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो होता है महासागर। ठीक है, तो सबसे बड़ा भी आई थिंक जो भी है वो भी महासागर में ही हमारे पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलती है, क्योंकि हर प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे सारे यहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो महासागर है जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है सर्वाधिक।
अगला इसमें है परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक यानी जो डिकम्पोजर कहलाते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजर कौन होते हैं, ये होते हैं कवक या जीवाणु, यानी कि फंगस और जो बैक्टीरिया होता है ये डिकम्पोजर होते हैं, यानी कि जो चीज़ों को खत्म कर देते हैं, नष्ट करते हैं उनको खा के। जैसे जो डेड सेल हैं या जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो कवक यानी फंगस और जीवाणु जो आते हैं ये डिकम्पोजर में आते हैं। उसके बाद है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। ठीक है, तो जो लैंड इकोलॉजी है, जो इकोसिस्टम है, वहाँ पर जो पिरामिड वो है वो कैसा बनता है, तो वो बनता है आपका अपराइट, यानी कि स्ट्रेट बनता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्लांट होते हैं, उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से उनका क्या बनता है, अपराइट इसका जो है पिरामिड बनता है। अगला इसमें है नेक्स्ट है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो उल्टा पिरामिड है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जो जलीय पारितंत्र है यानी जो मरीन जो हम कह सकते हैं इकोसिस्टम है, वहाँ पर हमको उल्टा पिरामिड यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो उसमें वहाँ पर जो एलिमेंट्स का जो साइकिल होता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल उसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी तत्व एलिमेंट्स होते हैं उनका जो चक्र यानी जो साइकिल चलती है उसको हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, यानी जो समुद्री यानी कि जो सी एनवायरनमेंट होता है, सी इकोसिस्टम होता है, वहाँ पर जो प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर वहाँ पर वो कहलाते हैं फाइकोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये समुद्र में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो समुद्री वातावरण वहाँ पर जो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, अगला इसमें है पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। ठीक है, जो पारितंत्र होता है उसका जो गतिक हृदय कहते हैं वो कह सकते हैं हम ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। ठीक है, क्योंकि मेनली जो भी है ये जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एनर्जी के ट्रांसफर पे ये डिपेंड करता है, यानी एनर्जी का जो फ्लो होता है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र पर जो है हृदय इसको कहा जाता है पारितंत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी व वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो किसी क्षेत्र में जो भी जीवधारी है, जो वातावरण है यानी कि जो इन्वायरमेंट है, और जो वहाँ का अजैव घटक यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ये सब मिलके किसका निर्माण करते हैं, तो ये पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो जो सोलर रेडिएशन है यानी सूर्य को सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, उसके बाद अगला है पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं हम बायोम किसको कहते हैं। ठीक है, तो बायोम जो है ये पृथ्वी पर यानी हमारी अर्थ में जितने भी पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं ये सभी मिलकर जो जिस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं उसको हम बायोम कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मिलकर जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं उनको हम बायोम उनको हम कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है। ठीक है, जो अर्थ है वहाँ पर सबसे बड़ा जो बायोम है वो कौन सा है, तो जलीय बायोम सबसे बड़ा बायोम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, तो जलीय बायोम है। नेक्स्ट है सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है, तो सबसे कम जैव विविधता और जैव भार कहाँ देखने को हमको मिलता है, तो वो टुंड्रा बायोम में देखने को मिलता है। टुंड्रा बायोम वहाँ होता है जहाँ पर जो है जो क्लाइमेट होता है काफ़ी ठंडा होता है, यानी कोल्ड जो होता है वहाँ पर जो है टुंड्रा बायोम हमको देखने को मिलता है, यानी कि बहुत कम वहाँ पर जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि बर्फ़ से जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ हो तो वहाँ पर जैव विविधता वैसे ही अपने आप में कम हो जाती है। नेक्स्ट है जैव मंडल यानी बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जैविक एवं अजैविक घटक यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट यहाँ पर आते हैं जो कि बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर जो बायोस्फीयर है इसके अंतर्गत आपके समुद्र भी आ जाता है, जो लैंड होता है वो भी आ जाता है, यानी कि जो स्थल है वो भी आता है, और जो भी वहाँ पर प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट है वो सारे मिलकर जो है एक बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अगला है किसी तंत्र का किसी समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है, तो ये जो कौन सा ऐसा तंत्र है जो किसी समुदाय के सभी जीवों के संबंध में स्थापित करता है। ठीक है, तो ऐसा तंत्र जो है वो है फूड वेब। ठीक है, तो फूड वेब भी एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवों में आपस में कोरिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो है वो उससे जो है कंज्यूमर यूज़ करता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है, तो वहाँ से एक हमको क्या मिलता है, फूड वेब वहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फूड वेब ही जो है ये आपस में जीवों के बीच संबंध को दर्शाता है।
सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी गुण सभी उपभोक्ताओं में पाया जाता है। जो भी मतलब कि कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी, यानी एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो वो परपोषी गुण उनमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वे प्रजाति जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बाद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव डालती हैं, की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, की स्टोन जो प्रजातियां हैं वो किसको कहते हैं? ठीक है, तो की स्टोन जो प्रजातियां हैं वो ऐसी प्रजातियां होती है जो किसी, जो पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं किसी इकोसिस्टम में या किसी बायोम में अपना प्रभाव डालती है, यानी जिनके होने से एक जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ऐसी प्रजाति को कहते हैं हम की स्टोन प्रजातियां। अब की स्टोन प्रजाति के जो प्रमुख एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, की स्टोन प्रजातियां ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनके होने से एक इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि हम कह सकते हैं जंगल में अगर शेर ना रहे, ठीक है, तो शेर नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे टाइगर ना हो तो ये क्या करेंगे, जिनको ये खाते थे तो उनकी संख्या फिर क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेगी, अगर वो बढ़ेगी तो वो फिर क्या करेंगे, प्लांट्स को अधिक मात्रा में खाएंगे, उससे क्या होगा, प्लांट्स सारे खत्म हो जाएंगे। तो इससे पूरा एक मतलब कि कह सकते हैं हम एक टाइगर के ना होने से पूरे इकोसिस्टम में क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। और यही जो मेन जो कह सकते हैं जो स्पीसीज होती है इन्हीं को हम की स्टोन प्रजातियां कहती है, यानी जिनके होने से पूरे इकोसिस्टम में अफेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है वो की स्टोन प्रजातियां होती है। तो आपको ये पूछा जा सकता है ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं, तो वो की स्टोन प्रजातियां कहते हैं जो अपना प्रभाव किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में उनका मेन रोल होता है। ठीक है, अगला इसमें एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन से संबंधित है? ठीक है, तो एबोनी और महोगनी वृक्ष है जो किन वनों से संबंधित है? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला है, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? साल, सागौन और जो शीशम है ये मानसूनी वन बायोम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली आपसे ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद, किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? ठीक है, तो कौन से बायोम में हमको जो एसिडिक और अल्प खनिज वाली हमको जो है भूमि मिलती है? तो वो शंकुधारी वन जो होते हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, एसिडिक यहाँ का नेचर होता है यहाँ की जो भूमि का, और अल्प खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हम अर्थ के जो विषुवत रेखा है वहाँ से हम ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो पारिस्थितिकी उत्पादन है यानी कि जो प्रोडक्शन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है बढ़ता है घटता है तो क्या होता है? तो सबसे पहले वो बढ़ता है, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं फिर घटता है। ठीक है, अगला है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? ठीक है, तो कौन से बायोम में सबसे जो ताप का अंतर है यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सबसे कम किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन बायोम में। ठीक है, तो आ सकता है डायरेक्टली, जो अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन होता है वहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो प्राइमरी जो प्रोडक्शन होता है वो किस बायोम में सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो विषुवत रेखी जो विषुवत वन बायोम होते हैं वहाँ पर ये सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो विषुवतीय जो वन बायोम होते हैं वहाँ पर जो उत्पादकता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि ग्रीनरी जो होती है सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्लांट्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी तंत्र का एनिमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, तो जो यूकेलिप्टस का वृक्ष है इसको एक इको एनिमी कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट है, सागर जल के नितल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? ठीक है, यानी कि जो समुद्र में जो जल के तलहटी में रहते हैं यानी जो सबसे नीचे के स्तर पर रहते हैं तो उनको कहा जाता है उनको हम कहते हैं बेंथस कहते हैं। ठीक है, तो तलहटी में रहने वाले जीवों को कहते हैं हम बेंथस। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? जो रेंडियर है ये किस बायोम का जंतु है? तो ये टुंड्रा बायोम का जंतु है। ठीक है, उसके बाद अगला, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग यानी फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन का प्रकाशन किया गया था? तो 1987 से वनों का जो है रिपोर्ट का जो वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था, और हाल ही में जो अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है वो 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है, और जो देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है यानी कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इन रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला है, लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाए जाते हैं? तो जो लानोस और कैंपोस है ये उष्णकटिबंधीय घास के बायोम हैं और ये यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि जो अर्जेंटीना या जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो ये अम्ब्रेला प्रजाति होती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक जो विकसित क्षेत्र है वो है पतझड़ वन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति का जो सर्वाधिक जो विकसित यानी डेवलप्ड जो एरिया है वो होता है हमारा पतझड़ वन। नेक्स्ट है, अनुकूलतम बायोम यानी ऑप्टिमम बायोम की दिशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? तो ये भी दोस्तों अयनवर्ती जो सदाबहारी वर्षा वन होते हैं वहाँ पर ये देखने को मिलता है, यानी कि जो ऑप्टिमम बायोम है अनुकूलतम बायोम को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है,
अगला है हाथी घास यानी जो एलिफेंट ग्रास है, ये किस बायोम का एक प्रमुख घास है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाना बायोम में पाया जाता है हाथी ग्रास। जो एलिफेंट ग्रास है ये किस बायोम का एक प्रमुख घास है? तो ये सवाना बायोम का प्रमुख घास है। तो ये थे दोस्तों बायोम और इकोसिस्टम से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने देखे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।